हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो आज का सेशन में हम लोग जो है इसका शॉर्ट कोई आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो ये था पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी था मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, अभी जो है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए ये सब जितना भी ये सब हमने बता दिया। जिसने भी नहीं देखा पीछे जाके इस वीडियो को देख लें। ठीक, तो चलिए अभी हम पहले सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। अब समझिए इसको। आश्रित जल होता है जो वो प्योर जल होता है, तो इसमें विद्युत का चालक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये H प्लस आयन नहीं देता है। लेकिन वर्षा जल जो होता है उसमें H प्लस आयन देता है। कैसे देता है? तो जब भी वर्षा होती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें उपस्थित जो वायु होता है उसमें क्या क्या उपस्थित रहता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस जो है वो वायु में उपस्थित रहती है, जिसके कारण ये H प्लस आयन देता है। इसलिए इस जल में विद्युत का चालक होता है, लेकिन आश्रित जल में विद्युत का चालक नहीं होता है। तो इसका देखिए, इसमें पढ़ते हैं। आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है। इसमें क्या होता है? H प्लस आयन नहीं बनता है क्योंकि यह शुद्ध होता है। तथा विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है, और विद्युत का चालन होने के लिए उसमें आयन की मात्रा होनी चाहिए। उसमें यदि H प्लस आयन वह उत्पन्न नहीं करता है तो उसमें विद्युत चालक नहीं होगा, मतलब विद्युत प्रवाह उसमें नहीं होगा। ठीक है, वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं क्योंकि वायु में उपस्थित कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं और ये H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। ये दोनों गैसें मिलकर जो है उस जल को अम्लीय बना देते हैं, जिससे वह क्या होता है? H प्लस आयन उत्पन्न करता है जो विद्युत का चालन करता है। देखिए इसमें अम्लीय बना देते हैं। इसमें अम्ल में क्या होता था? जब हम उसको पानी में घोलते थे तो उसमें H प्लस आयन देता था, और जो क्षारीय होता था उसमें OH माइनस आयन देता था। ठीक है, OH माइनस आयन देता था। इसमें भी H प्लस आयन देता है, क्षारीय में भी, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में होती है। इसलिए इसमें OH माइनस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसमें इसको क्षारीय में OH माइनस ही हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी H प्लस आयन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो ये क्वेश्चन 1 था हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो आप लोगों को पता है कि एसिड जो होता है उसमें जब तक उसको जल में ना घोलें तब तक वह अम्लीय में H प्लस आयन नहीं उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H प्लस आयन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। कहने का मतलब जब तक हम इसको पानी में नहीं एसिड को घोलेंगे तब तक वह H प्लस आयन उत्पन्न नहीं करेगा, और जिसके कारण वह अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगा। केवल जल की उपस्थिति में ही H प्लस आयन उत्पन्न होते हैं, केवल जल की उपस्थिति में ही H प्लस आयन उत्पन्न कर पाते हैं। तथा अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी है, और अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी है, और अम्लीय जो अभिलक्षण दर्शाता है उसमें आयनों का बनना जरूरी है, मतलब H प्लस का बनना जरूरी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है क्या? ताजे दूध के pH का मान 6 होता है। ठीक है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। ताज़ा दूध जो होता है उसमें pH मान उसका 6 होता है, लेकिन जब दही बन जाता है तो उसमें उसका pH मान कितना हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन हो जाता है? दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके कारण इसका pH मान 6 से कम हो जाता है। आप लोगों को पता है कि ये दही का बनना ये लैक्टिक अम्ल के कारण ये खट्टा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो खट्टा किस में होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो 7 से कम जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इसमें ये दूध भी क्या होता है? अम्ल ही होता है। सिर्फ इसमें क्या होता है, ये जब लैक्टिक अम्ल के कारण लैक्टिक अम्ल के कारण जब इसका वीडियो सही आ रहा है ना? ठीक है, तो इसमें ये लैक्टिक अम्ल के कारण जब लैक्टिक अम्ल इसमें डाला जाता है, जैसे आप कई दूध जब गर्म करके उसको दही जमाते हैं तो उसमें दही कुछ मिलाते हैं, तो वह जो है लैक्टिक अम्ल जब बढ़ने लगता है तो वह क्या करता है? बढ़ते हुए क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? जमना। उसमें लैक्टिक अम्ल जब पूरा जम जाता है उससे pH मान उसका कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अम्ल आपका तभी होगा जब उसका 0 होगा। 0 होने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए 0 होना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा
ये 6 से कुछ कम होगा, 5-4 के करीब रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। ये चूँकि छोटा क्वेश्चन था, ये बड़ा भी बन सकता था, लेकिन इसको छोटा बनाया। चलिए अच्छा खैर हम लोग देखते हैं, यदि होगा देख लेंगे कहीं, यदि बड़ा क्वेश्चन हो तो इसको हम बाद में देख लेंगे एक बार फिर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है उदासीनीकरण क्या होता है। तो उदासीनीकरण मैंने आप लोगों को बताया है कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया जब हम कराते हैं, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करते हैं तो उससे क्या हम लोग को मिलता है, एक लवण मिलता है और दूसरा जल मिलता है। ठीक है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और उसे ही हम लोग क्या कहते थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एक बेस ले लिया NaOH, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया, एक बेस में क्या मिलाया, अम्ल मिलाया, तो उससे क्या बना, लवण। NaCl क्या है, सॉल्ट है, ये लवण हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और जल हम लोगों का बन जाता है, मतलब लवण और जल बनता है। तो लवण और जल दोनों बना के दिखाया। ठीक है, दूसरा देखिए आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता था, बेस होता था। एक NaOH बेस होता था, KOH भी बेस होता था। ठीक है, और MgOH का होल 2 भी क्या होता था, बेस होता था। तो ये तीनों में से आपका 2 एक यूज कर लिया, उसमें 2HCl देके ये MgCl2 हो गया, और प्लस में 2H2O बाहर हो गया। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सब हम पहले पीछे बता चुके हैं, तो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। पीछे यदि बताया हुआ नहीं रहता तो फिर इसमें टाइम देके आपको समझाते, फिर वही थ्योरी वाला बात हो जाता। ठीक है, तो अभी यहाँ देखिए आप 5 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, पीछे भी हम जब MCQ बताया आप लोगों को, तो वहाँ आप लोगों को बताया कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया हम जल के साथ करेंगे तो उससे क्या बनेगा, मेरा जिप्सम बनेगा। तो वही लिखना है आप लोगों को। पहले आप जब इसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मतलब इसका डेफिनेशन की, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ H2O होता है। इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, MCQ में भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन, और यूँ मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा ही, क्योंकि ये इस तरह का है ही कि इसको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में पूछे, उसकी मर्जी, लेकिन ये पूछता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो बुझा हुआ चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4 ½ H2O जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाया जाता है। बस और कुछ नहीं है कि जल के साथ इसका अभिक्रिया कराइए और जिप्सम बन जाएगा। तो CaSO4 और 2H2O का निर्माण करता है। ये क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला है। तो इसमें कुछ नहीं कराइए, सिर्फ SO4 ½ H2O, और इसमें दिया है ½ H2O तो पहले से था। ठीक है, ½ H2O पहले से था, इसलिए इसको इक्वल करने के लिए एक ½ H2O दे दिया, और 1H2O तो देना ही होगा, इसलिए इसमें आप लोगों को 1.5 दे के दिखाया। ठीक है, तो ये 1.5H2O लिया है, जिसमें ये क्या बनाया, आपका जिप्सम बनाया, CaSO4 और 2H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इसकी अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। जब सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaOHCO3 के विलयन को गर्म करेंगे, हीट करेंगे जब उसको, तो उससे क्या बनेगा आपका। ठीक है, तो उससे आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट जब गर्म करेंगे तो उससे सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो यहाँ इसका देख लीजिए आप डेफिनेशन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। बस इसको जब आप डेफिनेशन इसका याद रखेंगे तो इससे क्या होता है, आप लोगों का डायरेक्ट हो जाता है। जैसे NaHCO3 को आप देखें, इसमें क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड। बस जल का फार्मूला होता है H2O, इसको याद रखना है। CO2 का फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी याद रखना है। बस बात बन जाएगा आपका। और ये Na2CO3 जो होगा वो सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि यदि आपके पास 2 विलयन है, A और B, विलयन A का pH मान 6 है। ठीक है, विलयन A का pH का मान 6 है। जैसे ही pH मान 6 बोला, आपके दिमाग में आना चाहिए कि 7 से कम है, यानी ये अम्लीय होगा। ठीक है, एवं विलयन B के pH मान 8 है। अब 8 है तो यानी 7 से अधिक है, ये क्षारीय होगा B। ठीक है, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। जाहिर सी बात है कि अम्ल में जो है उसकी H+ आयन की अधिकता होगी। ठीक है, इनमें से कौन सा अम्लीय तथा कौन क्षारीय होगा, तो देखते हैं। इसका सब सारे इसका लिखा हुआ, जिस विलयन का pH का मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होता है। ये हम आपको थ्योरी में भी पढ़ा है। और जिस विलयन का pH का मान 7 से कम होगा अम्लीय होगा। 7 से जो कम होगा वो अम्लीय, 7 से जो अधिक होगा वो क्षारीय होगा। ये दोनों पॉइंट आपका होगा। इसीलिए विलयन A अम्लीय और विलयन B क्षारीय होगा। यहाँ ये बोले आपको क्या अम्लीय होगा, तो ये अम्लीय है, मतलब विलयन ये आपका अम्लीय हो गया, विलयन B क्या हो गया, क्षारीय हो गया। ठीक है, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। विलयन
अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए विलयन ये में, इसलिए ये विलयन ये में जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, क्योंकि ये अम्लीय है और बी क्या था, क्षारीय था। ठीक है, बहुत ईजी है, एक दो बार पढ़िएगा आप लोगों का याद हो जाएगा, वैसे भी याद हो गया होगा, इसमें कुछ खास है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब वही है, देखिए थ्योरी हम पढ़ा दिए आप लोगों को, अब आप लोगों को पता चलता होगा कि हाँ थ्योरी का कितना महत्व है। जब हम पूरी थ्योरी इसमें बताएं तो अब क्वेश्चन हम यूं ही मतलब जैसे होता है ना एक रफ्तार में लेके चल रहे हैं और आप लोगों को मज़ा भी आता होगा, समझ में भी आता होगा। तो जिसने भी थ्योरी नहीं देखे हैं वो जाके थ्योरी पहले देख लें, ठीक है, तब फिर आप लोग यहाँ देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। जिसको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है, जैसे तो सब हम डिटेल करके बता ही रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिसको थोड़ा सा भी कम आ रहा है वो जाके थ्योरी देखें, वो लाइव में होगा, वो वीडियो में नहीं होगा, आप लाइव में जाइएगा, उस लाइव में आपका 2 वीडियो दिखा हुआ रहेगा और कुछ है 1-2 को। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें H+ जो आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। H+ आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन का अम्लीय गुण बढ़ता है। जब H+ आयन होता है तो उससे क्या होता है, हम लोगों का विलयन का अम्लीय गुण बढ़ जाता है। ठीक है, H+ आयन की सांद्रता कम होने पर विलयन की क्षारीय गुण बढ़ता है, और जब H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन का अम्लीय गुण बढ़ता है, और जब H+ आयन की सांद्रता घटती है तो विलयन का क्षारीय गुण होता है, क्षारीय गुण बढ़ता है। ठीक, क्योंकि क्षारीय में क्या होता है, OH- होता है, H+ की मात्रा बहुत कम होती है इसमें। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। देख लेते हैं और कुछ है क्या, 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, आप देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को कल जो है फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। अभी आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, और वीडियो भी बड़ा बन ही रहा है, थोड़ा सा और देख लीजिए। क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं। देखिए क्षारीय में भी H+ आयन होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होता है, तो इसको आप लोगों को बताना है कि हाँ यह अम्ल में जो होता है H+ आयन होते हैं, तो हाँ होते हैं। क्षारीय विलयन में H+ आयन भी होते हैं परंतु इनकी सांद्रता OH- आयन की सांद्रता से बहुत कम होती है, मतलब H+ आयन की सांद्रता जो है वो बहुत कम होती है OH- की सांद्रता से। तो OH आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्षारीय होते हैं, और OH की मात्रा जब बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, क्षारीय होता है। H+ मात्रा बढ़ती है तो उसमें अम्लीय होता है। तो यही है इसमें, बस इतने था और कुछ नहीं है। 9 भी हो गया। 10 देखिए, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ठीक है, इसमें देखिए, जल में अम्ल के घोलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर, मिश्रण थोड़ा सा टफ भाषा यूज कर दिया है इसमें, जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण इसमें अत्यधिक बाहर आ सकता है, ताकि इसमें दुर्घटना हो सकती है, और अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण इसमें। देखते हैं हम पिछला वीडियो में, इसको आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, पिछला वीडियो में हम अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे इसको, यदि थोड़ा हो सके तो इसको सरल भाषा में लिख के आप लोगों को हम दे देंगे। ठीक, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज जो है हार्ड यूज किया है, ताकि आप लोगों को दिक्कत होगा याद करने में, क्योंकि सब दिमाग में रह नहीं सकता है, तो थोड़ा बहुत याद करते जाइएगा, उसके बाद दिमाग में तो रहेगा, जो थ्योरी पढ़ें वो दिमाग में रहेगा आप लोगों का। ठीक, तो धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फालित होकर बाहर आ सकता है तथा किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र टूट भी सकता है, इसलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ये इसमें क्या किया है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सावधानी बरतने के लिए बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आधे ये सब क्वेश्चन है, उदासीन, प्रबल क्षारीय, दुर्बल क्षारीय, ये सब भी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि देखने में ये टफ लग रहा है, ये सब ये बहुत ईजी है, जो पढ़ लिया उसको समझ में भी आ गया होगा थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा रहा है बन रहा है, और फिर जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।